So, a very good afternoon. और आज हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा जदीद नज़रिया है। कई तरह के नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कल्चरल प्लूरलिज्म का नाम दिया गया, कहीं पे ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की तरह देखा गया, कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरह से देखा गया, कहीं पे पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात की गई, कहीं पर पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात की गई, और कहीं हाइब्रिडिटी का नाम दिया गया, कहीं इंटरकल्चरलिज्म का नाम आया, कहीं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की तरह इसे देखा गया, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी की तरह देखा गया। सो अलग अलग मुल्क, अलग अलग ताजियाकार, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे समझने की कोशिश की। और अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी जुबानें, हमारी तर्ज जिंदगी, हमारी मजहब, हमारे अक़दामात, हमारे अकीदे, हमारे तौर तरीके, हमारे पहनावे, खान पान के तरीके हमारी शिनाख्त से कितनी जुड़ी होती हैं। और इनफैक्ट हम चाहते भी यही हैं कि समाज या दूसरे लोग हमारी शिनाख्त की हिफाजत करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और हमें इस बात की आज़ादी को, हमें अपने तौर तरीके से जीने का जो है पूरा हक हो, और हमें जो है अपने मजहब के तौर तरीके से जीने का हक हो, और हमें अपने मजहब को मानने का, हमें अपनी अपनी बोली बोलने का, अपने तरीके से कपड़े पहनने का सभी चाहते हैं। और कि हम एक दूसरे की शिनाख्त को रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे के अकीदे की हिफाजत करें, इज्जत करें, एहतराम करें। तो ये चीज़ें हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा है। और इन्हीं सब बुनियादों को देखते हुए हमने देखा कि कई तरह के सियासी फलसफे आए और नज़रिए भी आए। कोई भी फलसफा हो या नज़रिया हो, वो एक समाज का हिस्सा होता है। समाज के या समाजी तजर्बे हों या ज़ाती तजर्बे हों, उन सब की बुनियाद बनती है, नज़रियों की बुनियाद बनती है। तो उसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म भी है। और इस वक्त आजकल एकेडमिक फील्ड में इसको काफ़ी करेंसी में है। तो देखा जाए कि व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसलिए भी ज़रूरत है कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक नई तरह की शिनाख्त की सियासत है, नए नए तरह की कल्चरल पॉलिटिक्स इमर्ज होके आ रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान को ही देखिए, एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स था, कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन की पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स रही है। उसी तरीके से वेस्ट में भी हमने देखा एक रेशियल पॉलिटिक्स है, जेंडर की पॉलिटिक्स रही है, और नई तरह की तहरीकें भी हमने देखी, नई सोशल मूवमेंट्स भी देखे पूरी दुनिया में। कहीं पे गे राइट्स मूवमेंट है, कहीं लेस्बियन के राइट्स मूवमेंट है, कहीं इंडिविजुअल राइट्स को एक्सपेंड करने की बात है, कहीं पे ग्रुप राइट्स की रिकॉग्निशन की बात हो रही है, कहीं पे इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है। तो पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की तजर्बे हैं, एक अलग तरीके का एक माहौल है। तो आप इस तरह के देखें कि पूरी दुनिया जो है एक सोशल साइंटिस्ट के लिए एक लेबोरेटरी की तरह होती है। हमारे लिए जो लेबोरेटरी कोई एक बंद कमरा नहीं होता है जहाँ पर कई सारे जार रखे हुए हैं ग्लासेस के, वहाँ पे हम केमिकल्स को के लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते होते हैं। हमारे लिए पूरी जो समाज है वही लेबोरेटरी है, वही उसी लोगों के रुझानात को देखते हैं, लोगों के नजरिए को देखते हैं, लोगों के तासुबात को देखते हैं, अक़दामात को देखते हैं, उनके तौर तरीके को देखते हैं, उनके अकीदे को देखते हैं, मजहब को देखते हैं। वो सारी चीजें हमारे लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम होती है। उन रॉ मटेरियल को हम उसको एक ज़ाब्ते की तरह उसको जब समेटते हैं, एक नज़्म में ले आते हैं, तो वो एक नजरिया बन जाता है। उसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म का भी एक नजरिया है। तो एक देखें कि मल्टीकल्चरलिज्म के चार एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये है कि मल्टीकल्चरलिज्म इज एन एटीट्यूड, जो है ये कहें कि एक लोगों के एक एटीट्यूड है। एक इंसान जो होता है एक मल्टीकल्चरल हो सकता है, एक इंसान जो है मोनोकल्चरल हो सकता है, एक इंसान अपनी ही जो है शिनाख्त को, अपनी ही जुबान को, तर्ज जिंदगी को, शराफत को अहमियत देता
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कसीरियत में यकीन रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, दूसरों के इक़दामात, दूसरों के मजहब, दूसरों के तौर तरीके, खान पान, उसका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। जब हम दूसरों की इक़दामात की और उनके कल्चर की को एहतरामन देखने लगते हैं, और तो ये हमारे लिए एक एटीट्यूड का मैटर हो जाता है कि हम अपना हमारा एक सोच है, और उस नजरिए, उस सोच में कसीरियत है, हम टॉलरेट करते हैं, हम एक दूसरे के सोच को, तौर तरीके को हम मानते हैं, और उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो वी एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ ही हम ये करते हैं, और यही चीज है कि वी रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द अदर्स, एंड वी रिकॉग्नाइजेस दैट कि अदर्स शुड आल्सो हैव द चॉइस ऑफ देयर लाइफ। उनका भी एक मजहब है, उनका भी एक लैंग्वेज है, उनका भी तौर तरीका है, उनकी भी अपनी एक शिनाख्त है, जिस तरह से हमारी है। तो हम दोनों एक दूसरे के जो है डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो एक एटीट्यूड है, जो है एक मल्टीकल्चरल एटीट्यूड। आप अपनी जिंदगी में लोगों से मिले होंगे, देखे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने मजहब को, अपनी सकाफत को, तहजीब को, अपनी तर्ज जिंदगी को आला साबित करने में लगे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सबको लेके चलते हैं। तो यही समाज है, इस समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है एक तरीके का एक एटीट्यूड है, जो ऑलमोस्ट समाज में हम लोगों के पास होती है, सभी के पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती, उनकी तरजीहात अलग होती। दूसरा है मल्टीकल्चरलिज्म इज ए टूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि एक जो है जो एक ऐसा एक पॉलिसी मेकिंग का एक तरीका है कि जब भी कोई जो सरकारें हो या कोई तंजीम हो, कोई इदारा हो, वो अपनी नीतियां अगर बना रही हैं, तो वो नीतियों में एक शमूलियत हो, एक इंक्लूजन हो, एक, क्योंकि वो नीतियां किसी खास तबके को प्रमोट ना करें, ना ही किसी खास गिरोह को, ना ही किसी खास शिनाख्ती गिरोह को, बल्कि एक इंक्लूजन हो, इसमें सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट, मफाद शामिल हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे आप जॉब के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं तो ये ना कहे कि नहीं ये किसी खास तबके के लिए है, या आप हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या एग्रीकल्चरल पॉलिसी की बात करें। तो जब आप पॉलिसी मेकिंग का काम अंजाम दे रहे होते हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप्स पे ही ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो जितने भी तमाम गिरोह हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनको लेकर के चलना, उनकी मफाद की भी हिफाजत करना एक पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। तो मीन्स दैट कि मल्टीकल्चरलिज्म इज अ टूल ऑफ पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। तो एक स्टेट को एक एक्सक्लूजनरी एक प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करना चाहिए, ना ही उसको डेलिबरेटली मार्जिनलाइज करना चाहिए, बल्कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबके मफाद की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दिस इज व्हाट मल्टीकल्चरलिज्म इज ऑल अबाउट एज ए टूल फॉर पॉलिसी मेकिंग। तीसरी जो चीज है जो है दैट की मल्टीकल्चरलिज्म ये भी बता रहा है कि जो एक इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से इदारों को काम करना चाहिए। जैसे कि आप देख लें कि जब इदारे हैं, उन इदारों में कसीरियत कितनी है, तमाम जो चाहे वो अखिलियत के लोग हों, या चाहे वो मजहबी अखिलियत के लोग हों, चाहे वो जुबान एक जो है माइनॉरिटेरियन ग्रुप्स, चाहे वो रिलीजियस लोग हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हों, या रेशियल ग्रुप्स हों, या जेंडर हो, इन सब की नहीं बल्कि सभी गिरोहों की एक नुमाइंदगी हो, तो सभी एक इंस्टीट्यूशंस के दौरान। तो चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक इदारा हो, उन इदारों में जो है जो एक माइनॉरिटीज हैं, जो डिस्टिंक्ट माइनॉरिटीज हैं, वहां पर एक कल्चरल प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन को, नुमाइंदगी को बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी को ना लगे कि उनके खिलाफ एक तासुब हो रहा है। चौथी चीज जो देखा गया कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है एक मोरल प्रिंसिपल है, एक अखलाकी तस्वुर है, और ये अखलाकी तस्वुर ये है कि किसी के साथ जो है नाइंसाफी ना हो,
तो एक जस्टिफिकेशन क्या है कि जो है कोई भी शकाफती गिरोह हो, कल्चरल ग्रुप्स हो, उसे ये एहसास ना हो तो उसके खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, बल्कि उसकी नुमाइंदगी हो हर जगहों पर। एक इंसाफ ही कहती है, इंसाफ भी यही है, अखलाकियत भी यही है कि एक जस्ट समाज के लिए, एक बेहतर इंसाफ पसंद समाज के लिए हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी को एक बेस बना, और यही रीजनेबल भी है। तो मोरालिटी भी यही कहती है कि नहीं, हम किसी को दरकिनार करके एक बेहतर समाज को नहीं बना सकते। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस एज अ स्टेट, एज अ पर्सन और एज अ ग्रुप और एज अ मैनेजर ऑफ सर्टेन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम कल्चर की बात कहते हैं तो कल्चर है क्या चीज? ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। कल्चर वही जो है देखें जस्ट मिनट, जो है कल्चर जैसा हम देखते हैं कि हमारा एक अपना एक इल्म है, हमारा एक अकीदा है, हम अपना एक आर्ट है, हम अपनी अपनी अखलाकियत है, अपने कायदे हैं, अपने कवानीन हैं, अपने रस्म रिवाज हैं, अपनी अपनी कुव्वतें हैं, अपनी आदतें हैं, अपनी तर्ज जिंदगी है, जिसको हम हासिल करते हैं एक समाज का हिस्सा होने के नाते। और जो हम हासिल करते हैं एक समाज का हिस्सा होने के नाते, वही चीजें हम अपनी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये यही सकाफती गिरोह है। कि सकाफती गिरोह क्या है कि दैट कल्चर इज एक तर्ज जिंदगी, एक 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 लाइफ स्टाइल है। एक इंसान की जिंदगी में क्या होता है? वो एक इंसान एक भाषा बोलता है, एक मजहब को मानता है, किसी मजहब को मानता है, किसी फलसफे में यकीन रखता है, किसी तरीके से खाना खाता है, कोई उसकी फूड हैबिट्स है, कोई एक अलग अलग तरीके की रहन सहन उसकी होती है, उसके अपने कायदे होते हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। इसी को इकट्ठा कर दें तो कल्चर बन जाता है। तो कल्चर इज सम टोटल ऑफ एटीट्यूड, लाइफ ओरिएंटेशन, बिलीफ, वैल्यूज, लॉज, कस्टम, ट्रेडिशंस, इज ऑल अबाउट कल्चर। दैट इसी को इकट्ठा कर देते हैं। तो और ये जो चीजें हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम एक्वायर करते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी समाज के हिस्सा होते हैं, और समाज होने के नाते हम अपने जो एक खानदानों में से ये हमारे अंदर ये चीजें आती हैं कि हम जैसे खाते हैं, जिस तरह से पहनते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, जो बोली बोलते हैं, जो जो रीति रिवाजों में हम इंडल्ज करते हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो ये चीजें हमें जो है ऐसे नहीं मिलता है, फितरी तौर से नहीं मिलता। ये हम एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं कि एक किसी खास खानदान, जैसे कि अगर हम मुस्लिम हैं तो एक जो नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स का एक तरीका है, एक साउथ इंडियन मुस्लिम्स का है, एक स्पेनिश मुस्लिम का एक तरीका होगा, या एक अरबियन का एक तरीका होगा, या एक यूरोपियन क्रिश्चियन का जो अपना एक तर्ज जिंदगी होगा, एक इंडियन क्रिश्चियंस का होगा। तो ये एक डिस्टिंक्शंस क्रिएट होती हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारी चीजें। तो एक as we acquire as a member of a society, and this is all about culture। और इसी तरीके से यही जैसे हम देखते हैं कि रेस है, नेशनैलिटी भी है, इथनिसिटी भी है, उसी तरीके से जैसे कि जो हम चीजें वो जब हमारे अंदर इतनी कसीरियत है, आप खुद ही देख लीजिए कि हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल लें तो कितनी कसीरियत है कि आप साउथ इंडिया में जो बोली है वो नॉर्थ इंडिया से कितनी अलग है, और तेलुगु कितनी अलग है कन्नड़ से, कन्नड़ कितनी अलग है मलयालम से, मलयालम कितनी अलग है तमिल से। ठीक उसी तरीके से हिंदी कैसे अलग है मैथिली से, उर्दू की अपनी अलग है। सभी जुबानों की अपनी स्क्रिप्ट होती है, और कुछ ना कुछ गिरोह होते हैं जो इसको बोलते हैं और चाहते हैं कि उनकी जुबानों की हिफाजत हो जाए। उसी तरीके से खान पान का तरीका है, साउथ इंडिया का अलग खान है, वहां हम खाते हैं। उसी तरीके से यूरोपियन खाने का तरीका अलग है, उनके एक कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं, अफ्रीकन स्टाइल्स अलग है। तो पूरी दुनिया एक कसीरियत का मॉडल है, एक पूरी दुनिया जो है वो डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को इनकार करके, दरकिनार करके हम अपने बेहतर जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। और यही एक बुनियाद बनती है कि कई तरह के स्कॉलर्स आते हैं जो अपना नजरिया पेश करते हैं। कई मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में। एक मॉडल जो है, एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल होता है जेरेमी वॉल्ड्रन का। तो जेरेमी वॉल्ड्रन ने एक मॉडल दिया जो है हाइब्रिडिटी का,
एक जेरमी वॉल्ड्रन का एक हाइब्रिडिटी का मॉडल है। दूसरा एक मॉडल है विल किमली का, एक काफी मशहूर ताज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, कनाडा से हैं। उनका नजरिया जो है काफी पॉपुलर है। उन्होंने राइट, जैसे कि उनका नजरिया है कि राइट टू कल्चरल मेंबरशिप का, कि हमें हक है किसी शकाफती गिरोह का हिस्सा होने का। वहीं पर एक तीसरा मॉडल है जेम्स टुली का, जो कहते हैं कि नहीं, देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी का। तो एक एक जो आईनी कसीरियत की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी का वो जेम्स टुली बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है जॉन रॉल्स हैं, उनकी थियरी ऑफ जस्टिस काफी पॉपुलर है, हम जानते हैं। काफी एक नया मकाम क्रिएट करता है वो पॉली प्रूडेंशियल डिस्कशन में, एक जुरिस्प्रूडेंशियल डिस्कशन में जस्टिस पर। उन्होंने भी एक कंसेप्शंस दिया ओवरलैपिंग कंसेंसस का, ये भी एक मॉडल है मल्टीकल्चरलिज्म का जो है। और जो है एक मॉडल है जो भीखो पारिख का भी एक मॉडल है, उन्होंने भी एक मॉडल दिया है मल्टीकल्चरलिज्म का। एडवर्ड सईद का एक मॉडल है, जो वो क्रिटिक देते हैं, क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिज्म, वो भी एक मल्टीकल्चरलिज्म का एक मॉडल है। और लेकिन एक पूरी जब हम डिस्कोर्स देखते हैं कि व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, तो दो स्कॉलर्स के नाम बड़े नाम आते हैं। एक जो है टी.एच. मार्शल की, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी 1965 में। उस किताब का नाम है क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट। उस किताब में उन्होंने जो बात कही है, एक पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। और जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, डिफरेंट जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, जो नेशन बिल्डिंग का हिस्सा नहीं हो पाए हैं, उनको जो एक स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ पॉलिसीज है, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए एक नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के तहत। तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है काफी बेस बनाती हैं। जो है टी.एच. मार्शल का एक आर्गुमेंट काफी पॉपुलर जाता है, जिसको विल्किम लिका ने भी काफी इसको देखा है। जैसे टी.एच. मार्शल की जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बात करती है कि जो सियासी और समाजी नाइंसाफियां हैं, जो तासुबात हुए हैं, उसको कैसे दूर किया जाता है। उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है एक समाज का, उसके अंदर जो एक इस्तेहसाल है, एक एक्सप्लॉइटेशन है लोगों का, कि लोगों के लेबर्स के अप्रोच कर लेते हैं। और जिस तरह के एक इकोनॉमिक मार्जिन, जिसकी वजह से अगर इकोनॉमिक जो है मुआशी इस्तेहसाल हो रही है, तो इससे इसको जो है उसका मार्जिनलाइजेशन भी हो रहा है, उसको एक हाशिए पर भी, हम मुआशी तौर पर उसको एक हाशिए पर ला करके खड़ा करते हैं। और इसलिए वो अपने कामों की वजह से, अपने हालात की वजह से वो उनकी काफी वो किनारे पे हो जाते हैं, और जिससे वो बहुत सारे जो फायदे होते हैं जो मुआशी तरक्की के, उससे वो डिप्राइव हो जाते हैं। तो यहीं पर उन्होंने एक जो बात कही कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो लीड करती है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को, और जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है वो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन को लीड करती है। जैसे उनकी जो बेसिक जरूरतें होती हैं कि इंसान की, वो उसके पास नहीं होती हैं। दूसरी वहीं पर वो बात कहते हैं कि अगर इस तरह के हालात हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, मुआशी इस्तेहसाल है, तो इसको दूर कैसे किया जाए। तो उसने कहा कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जो है मुआशी साख्त है एक समाज का, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। उसको रीस्ट्रक्चर करने में कहते हैं कि एक इनकम का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम एंगेज करें इनकम को, जो भी लोगों की आमदनियां हैं उसको बढ़ाएं। फिर उसके बाद लोगों के जो काम है, एक डिवीजन ऑफ लेबर को काफी और शार्पन करें। फिर उसके बाद तीसरी बात कहते हैं कि जो है जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है, जो हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको रेगुलेट करें। और इसमें जो हमारा जो टारगेट होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी का, कि हम एक प्रिफरेबल पब्लिक पॉलिसी लेके आए, और वो प्रिफरेबल पॉलिसीज जो हो जो है खास तौर से जो क्लासेस हैं, क्लासेस के उसको देख करके, जो समाज में बटे हुए हैं क्लासेस में, क्लास कलेक्टिविटीज हैं,
जो डिस्टिंक्टिव एक मैटर्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी भी हम प्रोडक्टिविटी पे काम करें, और इससे जो है ग्रुप डिफरेंसेस जो है, जो लोगों के दरमियान जो गैप्स हो रही हैं, जो लोग जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो पिछड़े पे पिछड़े हैं, जो अमीर अमीर, तो इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो अगर हम उनको एक हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन दें, तो जो हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज को क्रिटिक करते हुए बोला कि एक दौर था, ये एक दौर रहा है जो है वर्ल्ड एकेडमिया में और एकेडमिया में ये रहा कि नहीं, कि अगर हम जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, रीडिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज करें तो समाज के जितने भी मामलात हैं, हालात हैं, वो दूर हो जाएंगे और एक इंसाफ पसंद, एक अखलाकी पसंद समाज को बनाया जा सकता है। लेकिन इससे आगे की बात या इसको क्रिटिक करते हुए एक नई बात नैन्सी फ्रेजर ने अपने बहुत सारे एसेज में 90s के दौर में लिखा, और जो एक मैं खास तौर से मुझे जो काफी अच्छा लगा उनकी एक राइटिंग, जो सन 2000 में मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था रीथिंकिंग रिकॉग्निशन। तो यहां पर उसने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा मानी जो रखते हैं रिकॉग्निशन की। तो उसमें ये कहते हैं कि नहीं, जितना हमारे साथ एक मुआशियात का एक दौर था, एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का एक दौर था, 1990s के बाद, 1990 के दशक के बाद जो सबसे ज्यादा एक बदलाव आता है, उसमें बदलाव होता है कि एक सकाफत जो है वो सेंटर स्टेज हासिल कर लेता है। तो एक फोकस हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का। तो टी.एच. मार्शल जिसने पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी, वो अब आगे चल करके नैन्सी फ्रेजर ने उससे बहुत आगे की बात कही कि इकोनॉमिक जो है रिकॉग्निशन इज नॉट इनफ, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इनफ। उन्होंने कहा कि कल्चरल रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि फोकस क्या हुई, जो नए ताजियाकार है, नए जो एनालिस्ट आए, पॉलिटिकल एनालिसिस, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कल्चर को सेंटर स्टेज करना है, कल्चर को समझना। जिस तरह से सकाफत के लेवल पर नाइंसाफियां हो रही हैं, भेदभाव हो रहा है, तफरीक हो रही है, तासुबात हो रहे हैं, जो एक समाज में एक सकाफती गिरोह के लोगों की नुमाइंदगी ज्यादा है, एक तबके के लोग, किसी खास तबके, किसी खास मजहब, किसी खास शिनाख्त के लोगों की ज्यादा तरजीहात, वो पावर स्ट्रक्चर में वो डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हीं का एक गलबा है, उन्हीं की नुमाइंदगी ज्यादा है, उन्हीं की वही ज्यादा एक इंटरप्रिटेशंस में हासिल नहीं। तो एक तरीके से उनका एक कल्चरल डोमिनेशन है। तो एक एक इनका ये मानना है कि नहीं, एक किसी खास कल्चरल ग्रुप्स का डोमिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जो है इन्होंने कहा कि नहीं, ज्यूज का क्वेश्चन था कि क्रिश्चियन पीपल्स आर मोर डोमिनेंट इन यूरोप, या ये कहे कि जो है एक ग्रुप्स जो है जो हेट्रोसेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, या उनकी एक अपना एक मेजॉरिटी है, जो जो है होमोसेक्सुअल्स है, उनकी एक माइनॉरिटी है। एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जैसे कहा गया कि नहीं, हिंदी ग्रुप्स जो है, हिंदी स्पीकिंग ग्रुप्स आर मोर डोमिनेंट इन इंडिया, while southern languages speaking groups are marginalized in India. Similarly, religion की बुनियाद पे भी होता है, मजहब की बुनियाद पे ये है कि नहीं, one cultural groups, for example, male are more dominant and women are subordinated. So culture became very important in these days, contemporary politics. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक जो कल्चर उसकी एक शिनाख्त ही नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। तो नॉन रिकॉग्निशन जो है इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट द ग्रुप्स आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, दे आर सब्जेक्ट टू। क्योंकि अगर आप एक कल्चरल ग्रुप है जो डोमिनेंट है, एक दूसरा ग्रुप है जो नॉन डोमिनेंट है, उनको एक रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो अगर वो आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर, आप अपनी पहचान ही नहीं बना पा रहे, इसकी वजह से क्या हो, एक डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उसको एक खास तौर से स्टीरियोटाइप किया जाता है। और इसमें एक पब्लिक कल्चरल लाइफ में, पब्लिक रेल में, तो ये इंपॉर्टेंट। और जब ये हो रहा है कि सकाफत एक बुनियाद बन रही है जो है डिस्क्रिमिनेशन का, सकाफत एक बुनियाद बन रही है नॉन रिकॉग्निशन का, डिसरिस्पेक्ट का, तो इसकी रेमेडी क्या है? तो नैन्सी फ्रेजर ने ये कहा कि हमें अगर हमें इसे दूर करना है तो एक कल्चरल या सिंबॉलिक जो चेंज जो है इसमें आना चाहिए। हमें एक दोबारा से जो इक़दामात हैं और जो शिनाख्त जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो लोगों ने
बना रखे हैं कि मेल विल डू दिस वर्क, फीमेल विल डू दैट वर्क, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ज्यूज, या वन लिंग्विस्टिक ग्रुप और अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप, या वन टेस्ट के ग्रुप्स जो है वो खान पान के लोग या एक रहन सहन के लोग ज्यादा सुपीरियर है, इंफीरियर है। तो ये जो एक रिवाज चला आ रहा है, ये इकदाम जो चले आ रहे हैं, इनको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने की जरूरत है कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, क्योंकि एक इंसान की अलग तौर तरीके हो सकते हैं, उसकी अलग पहचान बन सकती है, उसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ना कि उसको डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसे दरकिनार करने की जरूरत है। सिमिलरली फिर उनको ये कहा कि इन कामों के लिए अगर हमें ये रेमेडी है तो हमारे टारगेट ग्रुप क्या हो? टारगेट हमारा जो एक स्टेटस ग्रुप्स है, जो है जिनके वो लोग, वो शकाफती ग्रुप जिनको कम एहतराम मिलता है, लोवेस्ट स्टीम है, जिनको लोवेस्ट ऑनर है, लोवेस्ट प्रेस्टीज है, जिनको दूसरों के मुकाबले में, उन लोगों को ढूंढ के लाना है, उनकी पहचान करनी है, ताकि वो भी एक एहतराम और इज्जत की जिंदगी जी सके। सो आइडिया इज दैट कि वी हैव टू अफर्म द ग्रुप डिफरेंसेस। हम इस बात को मानना कि लोगों में एक अलहदगी हो सकती है, हो सकता है कि आपका नजरिया दूसरे के नजरिए से मैच ना करे, लेकिन ये नहीं है कि उसको हक नहीं है कि अपने नजरिए को पेश करने का हक नहीं है। किसी का आइडिया रूलिंग आइडिया बन जाता है, किसी का आइडिया जो है एक जो स्टिग्मेटाइजेशन का सबब बन जाता है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना है। तो ये एक मॉडल है जिसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम समझेंगे कि 5 मॉडल्स कौन थे जिसको हमने बात कही थी, चाहे वो जेम्स टुली का हमने नजरिया कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी को समझेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में ये भी समझेंगे कि विल किमलिका का नजरिया क्या था, जेरेमी वॉल्डन का नजरिया क्या था, भीखू पारिक ने अपने नजरिए को कैसे पेश किया, जॉन रॉल्स कैसे देखते हैं, एडवर्ड सईद की क्या इंटरवेंशंस हैं मल्टीकल्चरल आइडियाज में। आज जो है, आज के बहस में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। इसकी बुनियादी चीजें अगर हम समझ जाते हैं तो हम तमाम मॉडल्स भी समझ जाते हैं। तो आप ये देखें कि मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें 2 वर्ड है। सो इसमें इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 3 वर्ड है। मल्टी एक वर्ड है, कल्चर दूसरा वर्ड है, और तीसरा है इज्म। तो जैसे इज्म कोई चीज हो जाती है तो वो नजरिया बन जाता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है, एक थियरी बन जाती है इज्म जुड़ने से, तो एक आइडियाज की शक्ल में आता है। यस बेटा। सर इसको मॉडल समझे या नजरिया समझे? मॉडल और नजरिया दोनों में ही फर्क होता है ना सर? जी, मॉडल और नजरिए में तो, लेकिन जब हम पूरी मल्टीकल्चरलिज्म पूरा एक नजरिया है। मल्टीकल्चरलिज्म नजरिए के तहत कई सारा मॉडल्स आए हैं जिसमें अलग अलग ताजियाकार ने, पॉलिटिकल एनालिसिस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को पेश किया है। ऑलराइट, तो मल्टीकल्चरलिज्म एक ब्रॉड टर्म है, एक पॉलिटिकल थियरी है, एक आइडियोलॉजी की भी शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक नजरिए की भी शक्ल। तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि और भी तरीके हैं, एक सिर्फ नजरिया ही नहीं, मॉडल्स भी नहीं, कि कब ये मॉडल बन जाता है कि एक आदमी जब अपना मॉडल लेके, मॉडल क्या है कि एक हम अपना एक मॉडल लेके आते हैं कि आपके पास कि ऐसा एक मॉडल होना चाहिए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव आइडिया है। तो कई सारा जो हमने ये 5 मॉडल्स हैं, कई सारे मॉडल्स हैं। तो जब हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक तरीके लेके आते हैं कि नहीं एक समाज कैसा होना चाहिए और एक किसी खास शख्स की बनाए हुए आइडियाज को देखने लगते हैं, तो वहां पर वो मॉडल ये होता है। तो ये, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, कोई एक आइडिया नहीं है इसे। इसके जैसे लिबरलिज्म जो है ना, इसके तहत कई तरह, जैसे नियो लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म है और एनार्को लिबरलिज्म है, कई तरह के लिबरलिज्म आए। उसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म में उसमें भी लिबरलिज्म के कई तरह के मॉडल्स थे, मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर भी कई तरह के मॉडल्स हैं। तो एक नजरिए के अंदर कई तरह के मॉडल हो सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ऑलराइट, तो हमने ये कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म, तो इसमें है कल्चर को अभी हमने समझाया कि एक वे ऑफ लाइफ है। और एक वे ऑफ लाइफ क्या है कि जो हमारा एक बिलीफ, रिलीजन, लैंग्वेज, वैल्यूज, वे ऑफ, ये सारी चीजें, खान पान, इसमें हम बात करते हैं कि दोज थिंग्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड, कि एक हमारा कल्चर है। और एक कल्चर है और उसमें कल्चर में एक सम टोटल है कि जो भी एक गिरोह, एक तरह की जुबान, एक तरह के मजहब, एक तरह के तौर तरीके, खान पान, नजरिया, इकदाम, ये सारी चीजें हैं।
इस पे बात कहता है कि नहीं, ये चीजें हैं हमारी और ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है कल्चर। दूसरा है कल्चर एक मार्क ऑफ आइडेंटिटी, एक शिनाख्त भी है। हम अपने आप, वी फील प्राउड बीइंग पार्ट ऑफ वन ग्रुप। जैसे मुझे लगता है कि मुझे अपनी जुबान पर नाज भी है, तो मेरी शिनाख्त भी है। अगर मैं उर्दू बोलता हूं तो मुझे उर्दू पे नाज है, तो क्या मैं अपनी पहचान उर्दू से लेके आ रहा हूँ? या एक मैं मुस्लिम हूं, मैं कहता हूं कि आई फील प्राउड बीइंग एज मुस्लिम, तो मुझे एक नाज होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। या मैं ये लगता है कि मुझे लगता है मैं नॉर्थ का हूँ, साउथ का हूँ। या मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, तो आई फील ग्रेट एज टीचर। या मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो एक एक कल्चर जो है, एक फूड हैबिट है। जैसे मैं, कोई वेजिटेरियन खाते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कोई कॉन्टिनेंटल खाते हैं, कोई अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, तो लोगों के अपने। तो ये जो एक आइडेंटिटी का पार्ट भी है कल्चर। दूसरा, वहीं पर मैंने कहा कि मल्टी कल्चरलिज्म मींस मल्टी, यानी कि मल्टी इज ऑल अबाउट व्हाट, मेनी, यानी बहुत सारी। यहाँ यही मल्टी से बात हो रही है कसीरियत की, कि देयर कैन बी बहुत सारी, जैसे हमारी जुबानें हैं उस तरह बहुत सारी जुबानें हैं दुनिया में। और इसमें मेनी है। इसमें जैसे आप देखें कि इसमें जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी आइडेंटिटी, हम किस तरह से हमारी फिजिकल, हमारे चेहरे का नजरिया, जैसे हम चाइनीज जो लोग होते हैं, हम उनके चेहरे के देखते हैं, जैसे हम उनको देखते हैं पहचान लेते हैं कि दिस कैन बी इधर चाइनीज या मंगोलाइट्स ट्रेडिशंस के। तो ये फिजियोलॉजिकल जो होती है, एक मार्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि रेस अलग हो सकती है, तो अलग अलग नस्ल के लोग, और नस्ल में क्या है, जो नस्ल की जो पहचान करते हैं वो फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल जो फीचर्स होती हैं जो बॉडी की, या जो है, जो उसके चेहरे की बनावट होती है, जैसा वो दिखता है, या उसकी स्किन कलर है, उसकी स्किन की जो कलर है, उसके नोज की, नाक की जो बनावट होती है, या उसकी, ये सारी चीजें जो होती है जेनेटिक होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं। जो रेस का ज्यादातर, ये जो नस्ल का मामला है, तो ये ज्यादातर ये होती हैं। और जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का चेहरा चपटा होता है, किसी का चेहरा जो ओवल में हो जाता है। तो दीज आर द फीचर्स। ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो जो है जो फिक्स्ड होता है, जो बदलता नहीं है, चाहे उसका लुक है, चाहे उसकी बोली है, चाहे उसकी बॉडी के फीचर्स हैं, बदलते नहीं। तो ये इससे एक रेस होती है। तो अब खुद ही देखें कि कितने अलग अलग तरीके के नस्ल पाए जाते हैं इस दुनिया में। एक बायोलॉजिकल फीचर्स है, एक जेनेटिक फीचर्स है। वही एथनिसिटी भी है। क्यों कसीरियत है? क्योंकि अलग अलग रेसेस के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। वहीं पे इथनिसिटी है। एक इथनिसिटी जो है, ये इथनिसिटी एक ब्लड से जुड़ा होता है, खून से जुड़ा होता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि दैट व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई विद देम, कि हमारा ये खून है, एक हमारा खानदान है, हम इस नस्ल से जुड़े होते हैं। जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हम जो जैसे ये लफ्ज जो है ना, इथनिसिटी, ग्रीक लफ्ज था इथनोस, उससे निकल के आया, जहां पर एक खून का रिश्ता, ब्लड टाइज होती है, और ज्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स में देखने को मिलता है, आदिवासी में देखने को मिलता है। वहां पे एक कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, हमारा खानदान, जो शजरा आप देखते हैं, कॉमन डिफाइंड टेरिटरी होता है, किसी खास इलाके में होते हैं, किसी खास की तरीके में होते हैं। तो वो एक इथनिक मॉडल लेके आता है। वहीं पर एक नेशनैलिटी भी होती है, कि ऐसे कि नेशनैलिटी, हम किस तरह के नेशनैलिटी इज ऑल अबाउट द वर्ड डिराइव फ्रॉम द नेशन। नेशन जो है एक लफ्ज है लैटिन नेटियो, नेटियो मींस इट्स ऑल अबाउट यूनिटी एंड वननेस की बात हो रही है, कि किसी एक चीजों से, जैसे हमारी नेशनैलिटी, हमारा जो अफिलिएशन, जैसे इंडियन है, हम इंडिया सबको एक की नुमाइंदगी करते हैं, हमारी पहचान इंडिया से है। और जब हम इंडिया के अंदर होते हैं, तब कहते हैं कि हमारी पहचान हमारे किसी खास इलाके से। तो एक नेशनैलिटी है, वो भी एक मैटर होता है हमारी शिनाख्त का। अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, जुबान है, बोली है, भाषा के लोग हैं इस समाज में। अलग अलग मजहब के, देखिए आप खुद देखें कि मजहब भी हमारी पहचान बनती है अलग। चाहे कहीं पे जुडाइज्म है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी है, कहीं पे इस्लाम है, कहीं पे हिंदुइज्म है, कहीं पे डिफरेंट रिलीजन के ग्रुप्स है। तो आप देखेंगे कि तो सैकड़ों रिलीजन मिलेंगे, हजारों जुबानें मिलेंगी, जो लाखों तौर तरीके मिलेंगे, खान पान के, क्विजीन के होंगे। ठीक उसी तरीके से लैंग्वेज का होगा। तो ये जो चीजें, लैंग्वेज अलग है। चाहे आप देखें जो कहीं पर डाइवर्सिटी, हमने कहा कि अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में 15 मील चलें तो आपको एक नई बोली दिखती है, और आगे बढ़ जाए, बढ़ते रहे हिंदुस्तान में ही, तो भाषा ही बदल जाती है। पूरी दुनिया में कैसे होगा? और करीब करीब 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा तादाद है,
कितनी ज्यादा कसीरियत है इस दुनिया में। और ये सारी चीजें अलग अलग गिरोह को भी, ये जो आइडेंटिटी है, जो शिनाख्त के तरीके हैं, इससे एक ग्रुप आइडेंटिटी बनती है, एक हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान भी बनती है। और वाई ग्रुप आइडेंटिटी? बिकॉज वी शेयर समथिंग। या तो हमारा रेस और आपका रेस कॉमन है, हमारा मजहब आपका मजहब कॉमन है, हमारी बोली आपकी बोली से कॉमन है, हमारा रहन सहन आपके रहन सहन से कॉमन है। तो वी जस्ट ज्वाइन टुगेदर, और हमारे अंदर एक अफिलिएशन डेवलप होता है, हम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। तो वी स्टार्टेड अलाइनिंग टुगेदर, और ये जो जुड़ाव होता है, क्योंकि वी शेयर सर्टेन कॉमन थिंग विद अदर्स। और मे बी हम, जरूरी नहीं है कि हम चूज क्यों हैं, जैसे हो सकता है कि हमारे पास चॉइस भी हो सकते हैं और नहीं, चॉइस नहीं भी हो सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं जो होते हैं कि कभी कभी हम एक आइडेंटिटी को पहचान जुड़ते भी हैं अपने आप को, कभी कभी हमें बाय नेचर मिल जाती है। तो ये जो है इंडिविजुअलिस्टिक भी होता है, ये ग्रुप आइडेंटिटीज के भी हिस्सा बनते हैं। दैट यू बिलोंग टू अ ग्रुप, आई फील दैट कि आई बिलोंग टू अ फेमिनिस्ट ग्रुप और ए कम्युनिस्ट ग्रुप और इस्लामिस्ट ग्रुप, या जमाते इस्लामी, या हिंदुत्व ग्रुप, या Jews groups, or linguistic groups, or pop group, your rock group. So these kind of things also create a thing. So all about that multiculturalism से एक बात तो क्लियर हो रही है कि multiculturalism is all about diversity, and diversity means what? Cultural diversity, and that diversity of belief, system and practices, ये है। जब हम अलग अलग हमारी डाइवर्सिटी है, इसका मतलब कि एक अलग जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो इथनिक डाइवर्सिटी की बात कहता है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज टॉकिंग अबाउट इथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और इसमें कई तरह के लोग भी आते हैं। हम कई तरह के, हम एक नेशनैलिटी के ऊपर नेशनल माइनॉरिटीज भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे माइग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, नए लोग होते हैं। जैसे एक नया पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाता है जहां पर आपको एक परसिक्यूशन झेलना पड़ता है और आप दूसरी कंट्रीज को जाते हैं, वहां पे एक रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, तो एक अपनी अलग शिनाख्त बनती है या इसमें। तो ये एक जो है हमारे जो जो अलग इतनी कसीरियत है, तो अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हमारी क्या होनी चाहिए? हम ये कहने चाहिए कि हमारा सुपीरियर है या आपका सुपीरियर है। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस। आप में रहेंगे, एक तशद्दुद के माहौल में होगा। हमारा एक रिस्पांस जो होना चाहिए कि एक इस मल्टी कल्चरल सिचुएशन में कि हम वी ट्रीट एवरी इंडिविजुअल इक्वली, एक बराबर तरीके से, एक समान तरीके से, हम सबको एक बराबर एहतराम के नजरिए से सबको देखने की जरूरत है, चाहे कोई किसी भी जुबान का हो, किसी भी कल्चरल ग्रुप का हो जो है। और यही चीज हमारे अंदर एक नेशनल यूनिटी भी क्रिएट करेगा और ये सोशल यूनिटी भी क्रिएट करेगा। तो वन इज कि एक तरीका ये है कि हम दूसरे की जो है रिलीजन को इक्वली ट्रीट करें, वी ट्रीट देम इक्वली विद अस, और ये ट्रीटमेंट जो है हमारे अंदर नेशनल यूनिटी लेकर के आएगा। दूसरी है, यानी कि एक ये नजरिया जो है हमारा एक कलर ब्लाइंड अप्रोच हो सकता है, या ये कह दे कि न्यूट्रल हो सकता है कि वी डोंट सी दैट विच रिलीजन यू बिलोंग टू, विच लैंग्वेज यू स्पीक, आई ट्रीट यू एज वन सिटीजन। दूसरा एक तरीका है जैसे हम लोगों के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं कि क्या भाषा बोलते हैं, क्या जुबान बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, और किस तरह के खानदान से बिलीव करते हैं। जब हम इसको ये कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो लोगों की अलहदगी है, जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये अप्रोच कहलाता है कलर ब्लाइंड अप्रोच। और इसमें कहते हैं कि मैं तो न्यूट्रल हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस जुबान से बोलते हैं, आई ट्रीट यू एज इक्वल, तो आप और हम दोनों बराबर हैं। सिमिलरली इसके इस तरह से बात की, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसमें ये होता है कि इस तरह के नजरिए में एक तरीके से ये कह दें कि इसके साइड इफेक्ट्स में कि जो अक्सरियत की जो समाज होती है उनको जो है एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक सपोर्ट मिलता है, उसको एक फायदे होते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक सफर करना पड़ता है, दे फील इनसिक्योर, क्योंकि जब सभी इक्वल हैं, लेकिन हमारी इक्वालिटी में एक फायदे में अक्सरियत समाज को ज्यादा फायदा होता है। तो वी नीड दैट कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं इस हालात में नहीं हूं कि मैं अपनी सकाफत को प्रमोट कर पाऊं, अपनी मजहब को कर पाऊं, एक परसिक्यूशन है, तो इक्वालिटी में वो प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो है एक इनजस्टिस के माहौल हमें एक समझ में आता है।
So this is all about हम ये कह रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म इज ऑल अबाउट दैट कि जो अगर हम ये इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसा नजरिया है जो लोगों की कसीरियत की एग्जिस्टेंस को उसकी को रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और उसको फरोग देने की भी बात कहता है कि लोगों के अलग अलग जो ट्रेडिशंस हैं, लोगों के अलग अलग जुबानें हैं, तहजीब, उन्हें फरोग देने की जरूरत है, उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है, उनकी हिफाजत करने की जरूरत है, बनिस्बत कहना कि नहीं सभी अपने अपने डिफरेंसेस को भूल जाइए और वननेस की तरफ बढ़िए। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म जो हमने आपसे बात की थी कि एक पॉलिसी के तहत जिसमें कई तरह की पॉलिसीज आई, एक पॉलिसी जिसमें एक आ गया कि नहीं सबको एक समाज में जोड़ना है, सोशल इंटीग्रेशन की थ्योरी है, या सबको एक कल्चर में से जोड़ देना है, कल्चरल एसिमिलेशन की बात हुई, या एक तरह का एक पॉलिसी यानी सबको रेशियल सेग्रीगेशन है, अलग अलग जो है नस्ल के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, इक्वल रिस्पेक्ट की बात होती है। इसमें दो तरह का नजरिया बड़ा कॉमन है। एक नजरिया है मेल्टिंग पॉट थियरी का, जिसको जो है मेल्टिंग पॉट थियरी है कि आप किसी भी जुबान को बोलने वाले एक बड़ा सा कढ़ाया होगा, मतलब कढ़ाई होगी, अब ये कहते हैं, और वो पॉट होगा जो नीचे उसमें तेल रखा होगा। आप जैसे उसमें सारी चीजें आप अपने मजहब को भूल जाएं, उसमें डाल दें। जैसे आप कहीं भी होता है एक हीट पर एक तेल को किसी एक हीट पर आप जलाते हैं और उसमें प्याज डालें, मसाले डालें, आलू डालें और एक लंबे हीट लगे तो सभी मिल जाएंगे, तो किसी की कोई शिनाख्त नहीं बचेगी। जैसे अब ये कहें कि हम सिर्फ इंडियन हैं और हम भूल जाएं कि हम उर्दू बोलते हैं, हम मुस्लिम हैं, या हम किसी खास इलाके से हैं, या हम एक खास नजरिया रखते हैं, खास तरीके से कपड़े पहनते हैं, हम सबको मान लेना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान एक अपना है। तो हम अपनी तमाम चीजों को दरकिनार करके एक शिनाख्त की पहचान करें। इसमें इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉट थियरी। जैसे कि एक कढ़ावा जो है उसमें है सबकी शिनाख्त मर्ज जाए, आप पहचान न पाए एक टेम्परेचर की बात कि प्याज कहाँ गया, आलू कहाँ गया और बैगन कहाँ गया, सब मिक्स हो गए, तो एक ग्रेवी बन गई जिसको आप पहचान शिनाख्त नहीं कर पा रहे। दूसरा नजरिया है कल्चरल मोज़ैक का, या अब ये कह दें कि जो है सैलेड बाउल थियरी का। एक सलाद का बॉर्डर प्लेट होता है, आप सलाद देखते होंगे अपनी घरों में, एक जो है आपकी अम्मी या मेरी मम्मी या घर पे फैमिली के मेंबर जब भी खाना परोसते हैं तो एक सलाद का आइटम भी रखा है, तो उसमें प्याज की अपनी शिनाख्त होती है, टमाटर अलग रखा होता है उसकी शिनाख्त होती है, उसमें कुकुम्बर के अलग है, कैरेट के अलग है, गाजर की अलग है, ये तमाम चीजें जो है वहां पर होती हैं और किसी ने अपनी शिनाख्त खोई नहीं। बैगन बैगन ही बन रहा और सभी अपनी अपनी शिनाख्त के साथ, अपनी वजूद के साथ कायम रहो और एक साथ एक प्लेट पर भी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट वी आर दैट देयर इज एन इक्वल रिस्पेक्ट, वहां पर सबकी अपनी अपनी शिनाख्त। उसी तरीके से इसको बात ये कही गई कि जो भी ग्रुप्स हैं समाज में उनको जो है उनकी जो डिफरेंसेस हैं, उनकी जो शिनाख्ती डिफरेंसेस हैं, अलहदगी है, उसको रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। क्यों कहते हैं कि वो अपने मजहब को छोड़ दें, जुबानों को छोड़ जाएं, भूल जाएं, एक तरह का शिनाख्त कायम करें? जरूरी नहीं। हमें अब क्यों ना हम सब अपनी अपनी अलहदा शिनाख्त रखते हुए हम साथ क्यों नहीं रह सकते? तो यही पे बात होती है कि नहीं, वी कैन live together despite having different language, different religion, different taste, different way of life. So this is all about that इस चीज को रखना और ये कहना कि हम अपनी तारीख को भूल जाएं, अपनी शकाफत को भूल जाएं, ये ठीक नहीं है। ये इस तरह की बेदारी नहीं है। we can feel oneness, we can live together despite having a different groups. So always about that हम ये बात कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। तो ये एक नजरिया आता है, हमें इस चीजों को जहन में रखने की बात होती है। लेकिन हम एक कल्चरल आइडेंटिटी जो हम बनाते हैं उसकी जो एक बुनियाद होती है, जब हम एक साथ रहते हैं, कभी कभी बुनियाद होती है कि जो भी हमारे साथ तारीख में हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ जो है चीजें हुई हैं, उसको हम कैसे कंपनसेट करें। वी नीड टू टेक आवर कल्चरल डिफरेंसेस एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जैसे कि तारीख में हो या हमारे समाज में से कि आदिवासियों के साथ एक सदियों से उनके खिलाफ एक तासुब रहा,
या दलित समाज के खिलाफ रहा है, या खवातीन के खिलाफ नहीं, या काले लोगों के खिलाफ नहीं, निग्रोज के खिलाफ नहीं, या जो जो अकलियत होती हैं उनके खिलाफ रही, तो या जो है एक डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के लोग उनके खिलाफ रही हैं। तो जो एक तारीखी दौर से उनके खिलाफ एक तासुब, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस वक्त एक ऐसी पब्लिक पॉलिसीज लाने की जरूरत है ताकि उनको वो पास्ट इनजस्टिसेस को दूर किया जा सके और एक जिम्मेदार एक पॉलिसीज लाए जा सके। तो चाहे वो जो है एफर्मेटिव एक्शंस लेके आए, या रिजर्वेशन लेकर के आए, या कोई और पॉलिसीज लेके आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रमोट करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट अमंग मुस्लिम्स, तो हम उर्दू अखबारात में इश्तहारात देते हैं, तो एक टारगेट होता है कि उन्हीं के लोगों को वो मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती है। हम ये कहेंगे कि नहीं, वी कैन गिव रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन का एक तरीका है जिससे हम लोगों का जो पिछड़ापन है उसको दूर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि हम सिर्फ जो है इनफरादी हुकूक की बात न करें, बल्कि एक ग्रुप्स की भी बात करें। ग्रुप्स आल्सो हैव अ राइट। सो इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कल्चरल ग्रुप्स का एक डिबेट चला, जिसपे हमको इस पे बात करेंगे। जो है इस पे बात होती है कि हाउ एंड व्हाई कल्चर्स आर वैल्यूएबल। हर इंसान की, भाई मेरी सकाफत क्यों, किस लिए एक मेरे लिए अहमियत का सबब है, मेरे लिए एक मानी है। इस पे कई तरह के आर्गुमेंट्स हैं। इसमें एक लिबरल आर्गुमेंट्स भी दिए गए, इसमें एक नॉन लिबरल आर्गुमेंट भी है। तो ये तरह की एक चीज है जहाँ किसी के लिए कल्चर जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू है, सिर्फ एक तरीका है, एक हमारे लिए हथियार है, और जिससे हम अपने अपने इक़दामात को कायम करते हैं। और जो है इसमें हम सभी लोगों के अपने अपने जो नॉन लिबरल आर्गुमेंट है, जो कल्चरल ग्रुप है, उसने कहा कि नहीं, कल्चर की ही अहमियत है, ये टूल नहीं है, कोई हथियार नहीं है, और जिसको हमें जानने की जरूरत है। जबकि कल्चर एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम हमसे जुड़ा हुआ एकदम जो रूहानी इक़दामात हैं इसके। कल्चर शुड बी वैल्यूड, इट शुड नॉट बी कि नहीं, इंफरादी हुकूक की बात करें, कल्चर शुड बी वैल्यूड फॉर इट्स ओन सेक, नॉट फॉर व्हाट यू गेट फ्रॉम इट। ना ही इससे क्या फायदा पहुंच रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं, इसकी वजह से नहीं। यही आर्गुमेंट है, और भिक्खू पारिक का भी ये आर्गुमेंट है। तो ये हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में कि क्या और तरीका है, और किस तरह के और डिबेट्स गए हैं, और जो है कल्चरल राइट्स को लेकर के क्या डिफरेंसेस आई डिफरेंट वेज ऑफ आर्गुमेंट्स में, स्कॉलर्स में। तो ये हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट डिस्कशन में मॉडल्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म देखेंगे, और अलग अलग स्कॉलर्स के अपने क्या क्या मॉडल्स आए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके एक तनकीदी जायजा लेंगे। और जो अगर आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें जो है। So now the house is open for your questions. You can raise your questions.